नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 अगस्त दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में पेपर लीक मामलों पर कड़ी कार्रवाई के बाद अब सरकारी योजनाओं में सेंधमारी और गबन की जांच के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में एक विशेष सेल का गठन किया जाएगा। यह विशेष सेल फर्जी दस्तावेजों के जरिए किसान सम्मान निधि और आरजीएचएस जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं में हो रही धांधली तथा सरकारी राशि के गबन की गहराई से जांच करेगी। झालावाड़ पुलिस द्वारा सरकारी योजनाओं में बड़े स्तर पर हो रहे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करने के बाद पुलिस मुख्यालय ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। साथ ही पेपर लीक माफियाओं पर शिकंजा कसने और उन पर पैनी निगरानी रखने के लिए एसओजी प्रदेश के सभी कोचिंग संस्थानों का डिजिटल डेटा बैंक तैयार कर रही है। इसके तहत एसओजी ने सभी जिलों से कोचिंग संस्थानों के नाम, संचालक, फैकल्टी, संचालित कोर्स और पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या का पूरा ब्यौरा मांगा है, जिससे विद्यार्थियों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके। राजस्थान में प्रशासनिक और संवैधानिक स्तर पर दो प्रमुख पदों को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा उन्हें 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिए जाने की तैयारी है। सरकार आगामी निकाय और पंचायत चुनावों के मद्देनजर प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखना चाहती है। दूसरी ओर आरपीएससी अध्यक्ष यूआर साहू का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से यह पद खाली है। फिलहाल वरिष्ठ सदस्य केसरी सिंह राठौर कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सरकार जल्द ही नए आरपीएससी अध्यक्ष के नाम की आधिकारिक घोषणा कर सकती है, ताकि आयोग के कामकाज और भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाई जा सके। इन निर्णयों से प्रदेश के प्रशासनिक तथा पुलिस तंत्र को अधिक मजबूती और स्थिरता मिलने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान में मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों एमबीबीएस तथा बीडीएस में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली राजस्थान नीट यूजी काउंसलिंग का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया गया है। राज्य स्तर पर प्रथम चरण अर्थात राउंड 1 की काउंसलिंग प्रक्रिया कल से विधिवत शुरू होने जा रही है। मेडिकल काउंसलिंग बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा करना होगा। इसके साथ ही उम्मीदवारों को पंजीकरण शुल्क जमा करने तथा अपनी वरीयता अनुसार कॉलेजों की चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया भी तय समय पर पूरी करनी होगी। घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 12 अगस्त से आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और पंजीकरण शुरू होंगी, जबकि 13 अगस्त को प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स जारी की जाएगी। इस सीट मैट्रिक्स से अभ्यर्थियों को विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध रिक्त सीटों की सही जानकारी मिल सकेगी, जिससे वे आसानी से विकल्प चुन सकेंगे। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में लंबे समय से अटके चुनाव अब 29 सितंबर को आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट को इस संबंध में विस्तृत चुनाव कार्यक्रम की जानकारी दी है। अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह छाबा ने आरसीए के प्रशासक तथा गृह विभाग के एसीएस भास्कर ए सावंत का शपथ पत्र अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। राजीव प्रताप सिंह राठौर के जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त तय की है। घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 7 सितंबर को सामान्य बैठक की सूचना और चुनाव कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर जारी किया जाएगा। इसके बाद 12 से 16 सितंबर तक मतदाता सूची पर आपत्तियां मांगी जाएंगी तथा उनका निस्तारण कर 23 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने प्रदेश में चिकित्सा अधिकारियों के 600 नए पदों पर भर्ती की घोषणा की है। स्वास्थ्य विभाग में अब तक विभिन्न संवर्गों के कुल 39,288 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, जिनमें 1,699 चिकित्सा अधिकारी, 208 दंत चिकित्सा अधिकारी, 19,240 अराजपत्रित पद और एनएचएम के तहत 18,126 पद शामिल हैं। प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के तहत चयनित 7,903 अभ्यर्थियों को पहली बार राजहत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पदस्थापन दिया गया है। इसके तहत 5,000 चयनितों को गृह जिला और 1,630 को नजदीकी जिला आवंटित किया गया है। इसके साथ ही नव चयनित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को जल्द पदस्थापन देने तथा कार्यभार ग्रहण कर चुके अधिकारियों के वेतन भुगतान में हो रही देरी को दूर करते हुए प्राथमिकता से शीघ्र वेतन जारी करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, ताकि व्यवस्था सुचारू रहे। राजस्थान में संपत्ति जैसे मकान, दुकान या प्लॉट की खरीद बिक्री की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है।
राज्य में कर चोरी पर लगाम लगाने और संपत्ति पंजीयन को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से आयकर विभाग तथा पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इसके तहत अब रजिस्ट्री दफ्तर में दस्तावेजों के निष्पादन के समय ही पैन कार्ड का ऑनलाइन माध्यम से वास्तविक सत्यापन किया जाएगा। अब तक लोग रजिस्ट्री फॉर्म में गलत या फर्जी पैन नंबर दर्ज कर देते थे, जिससे टैक्स चोरी की आशंका बनी रहती थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद गलत पैन से रजिस्ट्री करना नामुमकिन होगा। इससे फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी और रियल एस्टेट क्षेत्र में लेन देन अधिक सुरक्षित, पारदर्शी तथा नियमबद्ध हो जाएगा। रजिस्ट्री कराने से पहले अब सभी संबंधित दस्तावेजों एवं पैन विवरण की गहन जांच अनिवार्य कर दी गई है। राजस्थान में प्रसूताओं की स्वास्थ्य देखभाल और मॉनिटरिंग के लिए अति आवश्यक मातृ शिशु सुरक्षा यानी ममता कार्ड की भारी किल्लत सामने आई है। जयपुर सहित पूरे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पिछले 4 महीनों से यह कार्ड खत्म हो गए हैं और महिलाओं को असली कार्ड के स्थान पर केवल कागजी फोटोकॉपी देकर काम चलाया जा रहा है। इस कार्ड में गर्भवती महिला के टीकाकरण, दवाइयों, स्वास्थ्य जांच, वित्तीय सहायता और पूर्व चिकित्सकीय विवरण का संपूर्ण लेखा जोखा दर्ज होता है। जयपुरी अस्पताल सहित राज्य भर के स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाले सैकड़ों गर्भवती महिलाओं को इस अव्यवस्था के कारण भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर द्वितीय के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार राज्य स्तर से आपूर्ति न होने के कारण यह कमी बनी हुई है और जल्द आपूर्ति के लिए मांग पत्र भेजा गया है। हरियाणा में साइबर ठगी के 3 मामलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जहां रोहतक में जनता कॉलोनी निवासी मनीष से गोवा की हवाई टिकटें और होटल बुकिंग के नाम पर 3,70,000 रुपये ठगने वाले दिल्ली निवासी कैलाश को गिरफ्तार कर उसके पास से मोबाइल, लैपटॉप और बैंक दस्तावेज बरामद किए गए। फरीदाबाद के NIT साइबर थाने ने इंग्लैंड भेजने का झांसा देकर महिला से 2.5 लाख रुपए अधिक ठगने वाले गौतम बुद्ध नगर निवासी अनायत को गिरफ्तार किया, जिसके खाते से ठगी के 74,998 रुपए ट्रांसफर हुए थे। हांसी में मोबाइल नंबर दिलाने के नाम पर मंगल सिंह से 4,79,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले दिल्ली के रोहिणी निवासी साहिल बजाज को ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत गिरफ्तार कर 10,000 रुपए नगद बरामद किए गए और पुलिस सभी मामलों में नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और वित्तीय लेन देन की गहन जांच शुरू कर दी गई है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए 14 अंकों की विशिष्ट आभा ID बनाई जा रही है। राजस्थान में 10 अगस्त तक 7 करोड़ 74 लाख से अधिक आभा नंबर जारी हो चुके हैं। श्रीगंगानगर जिले में अब तक 20 लाख 6 हजार से अधिक आभा ID बनाई जा चुकी है, जहां सरकारी अस्पतालों के साथ 43 में से 42 निजी अस्पताल इस अभियान से जुड़ चुके हैं। अस्पतालों में पर्ची काउंटर के पास QR कोड लगाकर पंजीकरण आसान किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटल करने के लिए डॉक्टर, पैथोलॉजी लैब और दवा वितरण केंद्रों को टैबलेट तथा लैपटॉप उपलब्ध करवाए जा रही हैं। आभा ID से मरीजों की जांच और दवाइयों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी, जिससे देश के किसी भी शहर में बिना कागजी रिकॉर्ड के तत्काल इलाज संभव हो सकेगा। झालावाड़ की कोतवाली पुलिस ने सरकारी विभागों, अस्पतालों और स्कूलों में पक्की या संविदा नौकरी लगवाने का झांसा देकर बेरोजगार युवाओं से 30 से 50,000 रुपये एडवांस वसूलने वाले एक बड़े ठगी गिरोह का पर्दाफाश कर अब्दुल रऊफ और सद्दाम नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SP अमित कुमार ने बताया कि यह गिरोह अब तक करीब 100 से 150 युवकों से लाखों रुपए की ठगी कर चुका है और जो युवा अपनी योग्यता से मेरिट में चयनित होते थे, उनसे भी पैसे ऐंठे जाते थे। पुलिस ने प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से दलालों के झांसे में न आने की अपील की है तथा फरार अन्य आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। भीलवाड़ा के हनुमान नगर थाना क्षेत्र में अजमेर कोटा बाईपास स्थित बंगाली होटल के पास एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे लकड़ेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे कोटा जिले के मोड़क थाना क्षेत्र निवासी 25 वर्षीय युवक दीपराज गुर्जर गंभीर घायल हो गए। ERCP प्रोजेक्ट के कार्यरत दीपराज को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस दर्दनाक हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और वे तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने देवली अस्पताल की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है तथा डंपर चालक की तलाश व मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है।